गुड मॉर्निंग। कल हम बात कर रहे थे आईसी इंजन फ्यूल्स के बारे में। अपन ने फ्यूल के थोड़े बहुत टाइप्स वहाँ पे देखे थे। एरोमेटिक सीरीज में कौन सा होता है, ओलेफिन कौन से, नेफ्थलीन कौन से है, फिर पेट्रोलियम का रिफाइनिंग प्रोसेस कौन सा होता है, उसमें एडिशनल कौन से प्रोसेस वहाँ पे किए जाते हैं। ये चीज़ें अपन ने कल देखी थी। आज अपन इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज अपन बात करेंगे फ्यूल स्पेसिफिकेशन की। जो भी फ्यूल अपन आईसी इंजन में यूज करते हैं, बेसिकली उसमें कुछ बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि इंश्योर करती है कि अपना जो इंजन है वो काफी ज्यादा स्मूथली यहाँ पे चलेगा। तो वो क्या क्वालिटीज होती है, क्या स्पेसिफिकेशन अपने को देने होते हैं, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो फ्यूल स्पेसिफिकेशन में बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज अपन यहाँ पे देखते हैं, जैसे उसके रिलेटिव डेंसिटी या फिर जिसे अपन कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो देखी जाती है। फ्यूल का कंपोजिशन क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीटिंग वैल्यू क्या है, यानी उसमें कितना एनर्जी कंटेंट है, उसका फ्लैश पॉइंट कितना है, विस्कोसिटी उसमें कितनी है, सरफेस टेंशन उसमें कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि अपन देखेंगे। प्लस एसआई और सीआई दोनों में ही कुछ पॉइंट्स डिफरेंट भी होते हैं जिन्हें अपने को देखना रहेगा। अगर अपन बात करें पहले पॉइंट की, पहला पॉइंट है अपना रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि ये अपना रेशियो होता है ऑफ वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ फ्यूल टू वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिर सेम वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लूइड अपन वाटर ले रहे हैं, तो अपन यहाँ पे वाटर की बात करेंगे। यहाँ पे अपन वाटर की बात करेंगे। एक इंस्टीट्यूट होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, जो कि फ्यूल के बारे में क्वालिटी चेक्स अपने को बताता है। उसने जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन किया हुआ है विद द इक्वेशन। इस इक्वेशन के साथ उसने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। गैसोलीन के लिए, यानी जो अपना पेट्रोल होता है उसके लिए अपनी रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.72 से लेके 0.78 के बीच में, जो कि इक्विवेलेंट है एपीआई रेंज में। अगर इसको अपन एपीआई में कन्वर्ट करें तो वो होता है अपने 65 टू 50 में। और उसकी जनरली डेंसिटी होती है 700 से लेके 800 केजी पर मीटर क्यूब, जो अपनी नॉर्मल डेंसिटी होती है। ऐसे ही अगर डीजल की देखें तो डीजल की डेंसिटी अपने पास होती है 830 से लेके 950 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये अपना पहली प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव डेंसिटी, जिसको कि अपन कंपेयर करते हैं डिफरेंट फ्यूल्स के लिए, या स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर अपन देखते हैं बेसिकली उसका कंपोजिशन, कि उसमें कार्बन कंटेंट कितना है, हाइड्रोजन का कंटेंट कितना है, क्योंकि उसके हिसाब से उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वहाँ पे चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे एरोमेटिक्स की बात करें तो एरोमेटिक्स में अराउंड 89% जो है वो सिर्फ कार्बन होता है। अगर पैराफिन्स या फिर नेपथिन्स की बात करें तो वहाँ पे 86% जो है वो कार्बन है, बाकी का हाइड्रोजन होता है। बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन जो है हाईली टॉक्सिक मटेरियल है, तो उसमें लेवल ऑफ कंसंट्रेशन अप टू 5% ही अपन रख सकते हैं। सल्फर कंटेंट भी इसके अलावा होता है। फिर इसके अलावा कुछ करोसिव एलिमेंट्स जो है वो अपने फ्यूल के अंदर अवेलेबल हो सकते हैं, जो कि अपनी फ्यूल लाइंस को करोड कर सकते हैं। जो कार्बोरेटर है, इंजेक्शन पंप है, फ्यूल पंप है, इनको ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ मिलके हार्मफुल कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं या फिर कुछ गमी डिपॉजिट बना सकते हैं, जिसकी वजह से अपना जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। फिर कंपोजिशन के बाद अपने को देखना है कंपोजिशन में गम डिपॉजिट्स आ जाते हैं, फिर वाटर का कंटेंट भी आ जाता है। कितने अमाउंट में डिजॉल्व वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, कितना फ्री वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब फ्री वाटर जो है वो बेसिकली अनडिजायरेबल है, क्योंकि वो फ्रीजिंग प्रॉब्लम कॉज करेगा। डिजॉल्व वाटर भी जनरली अनअवॉइडेबल होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में कुछ ना कुछ अमाउंट में ये आ ही जाता है। लेड कंटेंट की बात करें तो लेड कंटेंट जो है वो अपने लिए स्पेसिफाइड होता है, क्योंकि लेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। साथ ही अपने जो एग्जॉस्ट सिस्टम में कैटेलिटिक कन्वर्टर्स लगे होते हैं उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है। फिर एक कंपोनेंट होता है मैंगनीज।
जो कि अपन एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे डालते हैं। हालांकि ये भी अपने एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, इसलिए अपन ने इसका मैक्सिमम अमाउंट जो है वो स्पेसिफाई किया हुआ है कि मैंगनीज का मैक्सिमम कंटेंट जो है वो फ्यूल में इतना ही होना चाहिए। फिर ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड्स होते हैं कुछ, जैसे अल्कोहल होता है, जिससे कि अपन ऑक्टेन रेटिंग को यानी कि उसकी जो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज है उसको अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में अपन गैसोहोल यानी कि उसमें रहता है 10% ऑफ इथेनॉल जो है वो अपन गैसोलीन में ऐड करके एक गैसोहोल बनाते हैं, या फिर टीबीएन मिथेनॉल अप टू 3.5% ऑक्सीजन मिथेनॉल अप टू 5% एमटीबी, ये सब अपन इस टाइप का कंपोजिशन जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर अपन यूज़ करेंगे तो अपने को क्या करना होगा, इंजन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इंजन के इंजेक्शन सिस्टम में, या फिर अपने अपने कार्बोरेटर सिस्टम में, वहाँ पे अपने को मॉडिफिकेशंस जो है वो करने पड़ेंगे, जिससे कि फ्यूल को अपन काफ़ी आसानी से यहाँ पे यूटिलाइज कर सके। फिर उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है अपने पास स्पेसिफिक हीटिंग वैल्यू। स्पेसिफिक हीटिंग वैल्यू बेसिकली उसका एनर्जी कंटेंट बता रही है कि पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल कितना एनर्जी कंटेंट अपने पास अवेलेबल होता है। ठीक है, अब कंबशन प्रोडक्ट्स में वाटर रहेगा वेपर फॉर्म में, तो आईसी इंजन की जनरली जो हीटिंग वैल्यू है वो थोड़ी सी अपने को कम मिलती है। हीटिंग वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसिसिव फैक्टर होता है फॉर इंजन परफॉर्मेंस। इसके लिए अपन ने एक और पैरामीटर जो है वो दिया हुआ है कैलोरीफिक वैल्यू, जो अपन ने एकदम अपनी पहली यूनिट में देखा था कैलोरीफिक वैल्यू को, जो कि अपने को बताती है कितने अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिलीज हुई है पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जब भी अपन फ्यूल को बर्न करते हैं। साथ में अपन ने इसकी वैल्यूज भी निकाली थी, न्यूमेरिकल्स जब अपन ने देखे थे उस टाइम पे इसकी वैल्यूज भी अपन ने निकाली थी, और इनपुट एनर्जी भी अपन निकालते विद द हेल्प ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। उसके लिए अपन क्या करते, सीवी को मल्टीप्लाई करते विद मास ऑफ फ्यूल पर सेकेंड कितना मास ऑफ फ्यूल अपना इंडक्ट होता है उससे। फिर एक प्रॉपर्टी होती है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट यानी कि लोवेस्ट टेम्परेचर जिसपे कि अपने फ्यूल वेपर्स जो है वो इग्निशन चालू कर सकते हैं जब भी अपन उसको फ्लेम के साथ कांटेक्ट में लेके आए या फिर किसी इग्निशन सोर्स के साथ यहाँ पे कांटेक्ट में लेके आए। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो उसके लिए जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड अपने पास फ्लैश पॉइंट अवेलेबल होता है। डीजल के लिए ये होता है 35 का, हैवी डीजल के लिए ये जनरली होता है 65 का, हैवी डीजल या फिर कैरोसिन के लिए वो होता है अपने पास 65 का। तो ये फ्लैश पॉइंट तुमने केमिस्ट्री के जब प्रैक्टिकल्स दिए थे फर्स्ट ईयर में, उस टाइम पे फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट ये तुमने निकाले होंगे लैब में, तो वो अपने को बताता है कि कौन से पॉइंट पे अपना इग्निशन जो है वो चालू हो सकता है। फिर होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी कि अपना रेजिस्टेंस टू फ्लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्योंकि ये बेसिकली बताएगा कि फ्यूल कितना अच्छे से फ्लो कर पाएगा अपने सिस्टम के अंदर, और उसके जो ड्रॉपलेट्स रहेंगे वो कितने अच्छे से बनेंगे, जो लीकेज टेंडेंसी रहेगी वो कैसे रहेगी, और ये पूरी तरह से अपने टेम्परेचर के ऊपर जो है डिपेंड करती है। दो टाइप की विस्कोसिटीज अपने पास अवेलेबल होती है, काइनेमेटिक एंड डायनामिक। दोनों की यूनिट्स जो है वो अलग अलग है। एक की अपने पास होती है पॉइस और एक होता है अपने पास सेंटी स्टोक या फिर स्टोक, और दोनों ही विस्कोसिटी को अपन डेंसिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। फिर होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो अपने लिए पर्टिकुलरली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो अपन कोल्ड वेदर के बारे में बात करें या फिर विंटर कंडीशंस के बारे में बात करें कि प्रेसिपिटेशंस अगर हो गए, यानी अगर 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 अपना फ्यूल वहाँ पे फ्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, अपने जो फिल्टर्स है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो जाएंगे, उसको प्रॉपर मूवमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टीज जो है वो अपने को निकालने आती है। अगर गैसोलीन की बात करोगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -65 का, डीजल का होता है -10 का। तो डीजल इंजन में जनरली अपने को कोल्ड स्टार्टिंग का प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर आते हैं सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन बेसिकली तुम्हारा फोर्स होता है जो कि इंटरफेस पे लगता है। ठीक है,
लिक्विड वेपर इंटरफेस पे हो सकता है, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस पे हो सकता है। न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होती है। ये भी तुम्हारे टेम्परेचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा। और ये बेसिकली अपना इफेक्ट कर रहा है कि जो अपन ड्रॉपलेट्स यहाँ पे बनाते हैं, फ्यूल के जो ड्रॉपलेट्स अपने यहाँ पे बनते हैं, उसके ऊपर ये इफेक्ट डालता है। अगर अपन सरफेस टेंशन की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं तो ये मास फ्लो रेट को, एयर फ्यूल रेशियो को जो है ये कम करता है। और जितना कम इसका वैल्यू तुम रखोगे उतना अपना ड्रॉपलेट का डायमीटर जो है वो यहाँ पे कम रहेगा। ड्रॉपलेट जो है एकदम फाइन ड्रॉपलेट्स अपने यहाँ पे बन पाएंगे। उसका जो स्पियरिंग है वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। उसका जो मिक्सिंग है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हो पाएगा। तो ये तो थी अपनी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जो कि अपन देखते हैं दोनों टाइप के इंजन के लिए, सीआई के लिए भी, एसआई के लिए भी। फिर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती है जो पर्टिकुलर अपन इंजन के हिसाब से बात करते हैं। जैसे अगर अपन एसआई इंजन के बारे में बात करें तो एसआई इंजन के बारे में बात करें तो वहाँ पे गैसोलीन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है एसआई इंजन में। ये बेसिकली अपने एक ब्लेंड अपन ने बनाया हुआ है जो कि बनता है विद द हेल्प ऑफ लो बॉइलिंग पैराफिन्स, नेपथिन्स एंड एरोमेटिक्स के साथ मिलके, और इनका कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट रहता है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि अपने पास अपने को पता होनी चाहिए। जैसे कि वोलेटिलिटी होती है। वोलेटिलिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है गैसोलीन के लिए, जो कि उसकी सुटेबिलिटी को बताता है फॉर यूजिंग एसआई इंजन। अब क्योंकि गैसोलीन जो है वो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, तो अपनी वोलेटिलिटी जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है जो भी अपना फ्यूल का कंपोजिशन है उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। यूजुअल प्रैक्टिस अगर अपन वोलेटिलिटी को मेजर करना चाहते तो वो ये है कि फ्यूल का जो है वो डिस्टिलेशन किया जाए इन ए स्पेशल डिवाइस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके खुद के वेपर के प्रेजेंस में। फिर अपन जो है उसकी वोलेटिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद होता है स्टार्टिंग एंड वार्म अप। कुछ पार्ट ऑफ फ्यूल जो है गैसोलीन के केस में वो जो है वेपराइज हो जाना चाहिए एट द रूम टेम्परेचर, जिससे कि अपने इंजन की स्टार्टिंग जो है वो थोड़ी सी इजी हो सके, थोड़ी सी इजी हो सके। क्योंकि जैसे ही अपना इंजन वार्म अप होगा उसके बाद जो है उसका टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा टू द ऑपरेटिंग टेम्परेचर। लो डिस्टिलेशन टेम्परेचर जो है वो जनरली डिजायरेबल होते हैं इस काम के लिए। फिर ऑपरेटिंग रेंज परफॉर्मेंस, गुड वेपराइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अपना डिस्टिलेशन टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे थोड़ा कम होना चाहिए। बेटर वेपराइजेशन होगा तो बेटर अपना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्यूल का इनटू द सिलेंडर। साथ ही साथ अपने को बहुत बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी एक्सेलरेशन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यहाँ पे मिल पाएंगे। फिर एंटी नॉक क्वालिटीज होनी चाहिए यहाँ पे। एबनॉर्मल बर्निंग या फिर डिटोनेशन जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये किस वजह से हो रहा है? फ्यूल के ऑटो इग्निशन की वजह से। जो एकदम एंड चार्ज अपने पास अवेलेबल होता है उसके ऑटो इग्निशन की वजह से। तो ये अगर हो जाता है तो एक बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एक्सेसिव टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस जो है वो अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ ही अपनी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो यहाँ पे कम हो जाती है। तो अ, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल जो है वो इस तरह से होने चाहिए कि अपना जो डिटोनेशन का टेंडेंसी है वो यहाँ पे कम से कम होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं एंटी नॉक प्रॉपर्टी। और ये बेसिकली जो है वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, कि अपना जो फ्यूल है उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कितना है, उसका केमिकल कंपोजिशन कितना है, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा है। तो ऐसा ही इंजन के लिए बेस्ट फ्यूल अपना वो होगा जिसकी एंटी नॉक प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी हो, जिससे कि अपन हाई कंप्रेशन रेशियो पे उसको यूज़ कर सके, अपने इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर पाए, पावर आउटपुट को इम्प्रूव कर पाए, और डिटोनेशन जो है वो बिल्कुल भी ना हो। फिर एक होता है सल्फर कंटेंट भी। जनरली हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स में फिर सल्फर जो है वो प्रेजेंट रहता है, जो कि दूसरे कंपाउंड्स यहाँ पे बना सकता है। और ये जो सल्फर ये अपना एक कर्सिव टाइप ऑफ एलिमेंट है जो कि अपने फ्यूल लाइंस को, कार्बोरेटर्स को, अपने इंजेक्शन पंप्स को जो है डैमेज कर सकता है।
साथ ही ये वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे बना सकता है, जो कि अपने कंपोनेंट्स को फर्दर यहाँ पे डैमेज कर सकते हैं। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल को ये कम करता है, जिससे कि नॉकिंग जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो सल्फर कंटेंट भी अपना जितना हो सके उतना कम यहाँ पे होना चाहिए। तो इनको अगर शॉर्ट में देखें, जैसे वोलेटिलिटी की बात करें, कोल्ड स्टार्टिंग की बात करें, तो कोल्ड स्टार्टिंग में जो एयर फ्यूल का रेशियो होना चाहिए वो अपने पास होना चाहिए 7:1 से 20:1, यानी कि अपना जो फ्यूल है वो यहाँ पे थोड़ा रिच टाइप ऑफ फ्यूल जो है वो अपने को मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लीन मिक्सचर अपने को बिल्कुल नहीं चाहिए, रिच मिक्सचर चाहिए, क्योंकि अपने को यहाँ पे कंबशन को चालू भी करना है, प्लस उसको यहाँ पे सस्टेन भी करना है। तो इसके लिए जो है अपन यहाँ पे जोम का इस्तेमाल जो है करते हैं कार्बोरेटेड इंजन में। ठीक है, साथ ही साथ अपना वोलेटिलिटी जो है वो इस टाइप से अपना होना चाहिए, यानी कि अपना जो डिस्टिलेशन टेम्परेचर यहाँ पे कम होना चाहिए, जिससे कि वो काफ़ी आसानी से बर्न हो सके। फिर एंटी नॉक कैरेक्टरिस्टिक अपने को देखना रहता है। नॉक, तो यह अपना काफ़ी कंबशन चैम्बर का जो शेप होगा, जो स्पार्क प्लग की लोकेशन होगी, इग्निशन टाइमिंग अपने पास जो होंगे, जो फ्लूइड के मोशंस अपने पास है, एयर फ्यूल का रेशियो है, ये सब जो भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि अपने नॉकिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेशन रेशियो ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है अपने नॉकिंग टेंडेंसी को। जितना ज़्यादा कॉम्प्रेशन रेशियो होगा उतनी बेटर अपनी थर्मल एफिशिएंसी रहती है, लेकिन नॉकिंग की टेंडेंसी भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अपन ने कॉम्प्रेशन रेशियो को जो है वो लिमिट रखा हुआ है। तो जनरली अपन क्या कहते हैं, हाई ऑक्टेन फ्यूल को जो है उसको यूज करते हैं। ठीक है, हाई ऑक्टेन फ्यूल यानी कि अपन ने क्या किया, एक क्वालिटी चेक जो है, एक रेटिंग सिस्टम जो है वो अपन ने यहाँ पे बनाया हुआ है, जिससे कि अपन फ्यूल को रेट कर सके उसके एंटी नॉकिंग क्वालिटीज के लिए। तो जो अपन एसआई इंजन फ्यूल की बात करते हैं, तो एसआई इंजन में बेसिकली अपन बात करते हैं ऑक्टेन नंबर की, और सीआई इंजन की जो अपन बात करते हैं वहां पे अपन बात करते हैं C10 नंबर की। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर बेसिकली होता है अपना, उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसोऑक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड हेप्टेन, जिसकी नॉकिंग इंटेंसिटी जो है वो एग्जैक्टली मैच करती है टू द टेस्ट फ्यूल, जिसको अपन टेस्ट करें स्टैंडर्ड इंजन में अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन में। अब इन्हीं दोनों को अपन ने क्यों लिया, क्योंकि एन हेप्टेन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज जो है वो सबसे ज्यादा वीक है। ये बिल्कुल भी डिटोनेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकता। इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो होता है 0, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो इसमें डिटोनेशन को प्रिवेंट कर सके। और आइसो ऑक्टेन जो है वो ऐसा फ्यूल है जो जिसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो उसको अपन ने एक नंबर असाइन किया हुआ है 100। इससे अच्छा अपने पास कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो इन दोनों के मिक्सचर को जो है अपन ने सिलेक्ट किया हुआ एक स्केल जो है वो बनाई हुई है ऑक्टेन स्केल, जिसको गैम एडगर इन्होंने प्रपोज किया था 1929 में। और फिर इसी के बेसिस पे अपन जो है ऐसे इंजन के जो फ्यूल्स होते हैं उनकी रेटिंग जो है वो इनके बेसिस पे होती है। अब कुछ सर्टेन कंपाउंड्स अपने पास ऐसे अवेलेबल है जिससे कि जिसको अपन अगर ऐड करें ऑक्टेन में, आइसो ऑक्टेन में, जैसे आइसो ऑक्टेन का फिलहाल जो नंबर है वो 100 का है। अगर मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जैसे टेट्राइथाइल लेड, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसको अगर मैं आइसो ऑक्टेन में ऐड करता हूँ तो उसकी जो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो एंटी नॉक इफेक्टिवनेस जो है वो इसकी काफी ज्यादा हो जाती है। इसका जो ऑक्टेन का नंबर है वो 100 के ऊपर यहाँ पे हो जाता है। तो जब ये चीजें जब देखी गई कि नहीं ऐसी कोई चीज भी हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्टेन नंबर जो है वो 100 के ऊपर भी हो सकता है, तो उसको कंप्यूट करने के लिए जो है एक दूसरा मेथड, एक दूसरी यूनिट जो है वो यहाँ पे लाई गई, जिसको अपन कहते हैं परफॉर्मेंस नंबर, या फिर जिसको अपन डिनोट करते हैं पीएन की हेल्प से। एक नंबर जो अपने पास होता है वो होता है अपने पास परफॉर्मेंस नंबर। परफॉर्मेंस नंबर ऑक्टेन नंबर को अपन ने
इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, ऑक्टेन नंबर विल बी इक्वल टू 100 प्लस परफॉर्मेंस नंबर माइनस 100 अपॉन 3। ये अपने ऑक्टेन नंबर और परफॉर्मेंस नंबर के बीच में रिलेशनशिप है। अब इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इंजन को रन किया जाता है स्पेसिफाइड कंडीशन, एक डेफिनेट कॉम्प्रेशन रेशियो के साथ, एक डेफिनेट ब्लेंड ऑफ रेफरेंस फ्यूल के साथ। फिर इन स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर जो है नॉकिंग की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। इस इंटेंसिटी को कहते हैं अपन स्टैंडर्ड नॉक। फिर क्या करते हैं, एक नॉट मीटर जो है उसको एडजस्ट किया जाता है जिससे कि अपने को सेम रीडिंग जो है दूसरे कंडीशन पे मिलनी चाहिए। तो टेस्ट फ्यूल को अब यूज किया जाता है इंजन में। एयर फ्यूल रेशियो को अपन एडजस्ट करते हैं जिससे कि अपने को मैक्सिमम नॉक इंटेंसिटी मिले। कॉम्प्रेशन रेशियो को अपन ग्रेजुअली यहाँ पे चेंज करते रहते हैं जब तक कि जो नॉक मीटर की रीडिंग है वो अपने को सेम ना मिल जाए जो कि अपने को स्टैंडर्ड पे मिली थी। फिर अपन कॉम्प्रेशन रेशियो को फिक्स कर देते हैं और जो अपने पास डिफरेंट ब्लेंड्स अवेलेबल होते हैं रेफरेंस फ्यूल के, उसको अपन यहाँ पे यूज करते जाते हैं। फिर पर्टिकुलर ब्लेंड में अपन निकाल लेते परसेंटेज बाय वॉल्यूम आइसो ऑक्टेन का यहाँ पे कितना है, और अपने को यहाँ पता चल जाता है कि अपना ऑक्टेन नंबर फ्यूल का कितना होने वाला है। ठीक, तो ये रेटिंग सिस्टम अपना यूज होता है ऐसा इंजन फ्यूल के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर डीजल फ्यूल की अगर बात करें तो डीजल फ्यूल में अगेन कुछ और प्रॉपर्टीज होती है जो कि अपने को देखनी पड़ती है। ठीक है, जैसे डीजल फ्यूल में भी अपन नॉकिंग के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। अगर डीजल इंजन में नॉक सीआई इंजन में नॉकिंग की बात करें तो नॉकिंग बेसिकली यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि जो इग्निशन लैग है, इग्निशन लैग अपना काफ़ी ज़्यादा हो गया है, यानी कि अपना फ्यूल का एक्यूमुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। फ्यूल एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो जैसे ही अपन ने कंबशन को यहाँ पे चालू किया, एबनॉर्मल अमाउंट से यहाँ पे एनर्जी का रिलीज हुआ, एक्सेसिव प्रेशराइज यहाँ पे इंक्रीज, एक्सेसिव प्रेशराइज अपने को देखने को मिला। ठीक है, जिसकी वजह से एक ऑडिबल नॉट साउंड अपने को मिलता है। तो ये सीआई इंजन में अपनी नॉकिंग जो है वो स्टार्टिंग में होती है और एसआई में कहाँ पे होती है, एंड ऑफ कंबशन के टाइम पे। जो एंड चार्ज है उसके ऑटो इग्निशन की वजह से होती है। सीआई इंजन में क्यों होती है, क्योंकि जो अपना इनिशियल चार्ज है, जो स्टार्टिंग चार्ज है, उसके ऑटो इग्निशन की वजह से होती है जब वो बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, साथ ही ये इग्निशन लैग जो है, जो इग्निशन लैग का पीरियड है यहाँ पे, ये स्टार्टिंग को वार्म अप को, साथ ही जो एग्जॉस्ट स्मोक यहाँ पे निकलने वाले हैं उसको भी ये इफेक्ट करता है। तो अपन ने जो है यहाँ पे एक नंबर जो है यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है जो कि एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक बताता है सीआई इंजन के लिए, और उसको अपन कहते हैं यहाँ पे सीटेड नंबर। ठीक है, दूसरी चीज अपन यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। फ्यूल जो है वो इस टाइप से होना चाहिए कि अपना जो इंजन का स्टार्टिंग है वो बहुत जल्दी बहुत ही आसानी से हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इनफ वोलेटिलिटी होनी चाहिए जिससे कि अपना कंबस्टिबल मिक्सचर काफी अच्छे से बन सके। साथ ही जो सीटिंग की रेटिंग है वो काफी अच्छी हो। जो इसका सेल्फ इग्निशन का टेम्परेचर है वो यहाँ पे कम होना चाहिए। फिर अपन देखते हैं उसकी विस्कोसिटी को भी। सीआई इंजन की जो फ्यूल होते हैं वो इस टाइप से होने चाहिए कि वो खुद से फ्लो हो सके सिस्टम में, जो अपन ने फ्यूल स्टेशन है यहाँ पे प्लेस किया है उसके वहां से भी, और इनका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए टू विच द इंजन इज सब्जेक्टेड। साथ ही ये जो फ्यूल है अपना, ये बिल्कुल भी कर्सिव नेचर का नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से किसी भी टाइप का कर्जन अपने को नहीं चाहिए, ना ही कंबशन के पहले ना ही कंबशन के बाद में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है अपने प्रेजेंस ऑफ सल्फर के साथ या फिर प्रेजेंस ऑफ ऐश या फिर रेसिड्यू। साथ ही जो भी फ्यूल अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो हैंडल करने में काफी इजी होना चाहिए, यानी कि जो भी अपनी ऑपरेटिंग कंडीशन है, जो भी रनिंग कंडीशन आती है, सभी कंडीशंस में अपना फ्यूल जो है वो काफी आसानी से फ्लो होना चाहिए। ठीक है, इसको अपन पावर पॉइंट और विस्कोसिटी की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। साथ ही जो फ्लैश पॉइंट अपने को यहाँ पे चाहिए, फ्लैश पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, फ्लैश पॉइंट इन फायर पॉइंट जो है वो यहाँ पे ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज होती है डीजल फ्यूल के लिए, स्पेसिफिक डीजल इंजन की फ्यूल के लिए। विस्कोसिटी हो गई। ठीक, फिर जो अपन इसकी नॉकिंग टेंडेंसी बताते तो यहाँ पे अपन यूज करते सीटेन नंबर को।
सीटेन नंबर को बेसिकली यहाँ डिफाइन किया जाता है एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल सीटेन इन अ मिक्सचर ऑफ नॉर्मल सीटेन एंड अल्फा मिथाइल नेप्थेलिन, जिसकी इग्निशन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम होनी चाहिए एज द टेस्ट फ्यूल when combustion is carried out in standard engine under standard operating condition। अब यहाँ पे अपने को देखना है इग्निशन लेग को, इग्निशन कैरेक्टरिस्टिक अपने को देखने हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें इसकी अल्फा मिथाइल नेप्थेलिन की, तो उसका जो सीटेन नंबर होता है वो 0 होता है। तो अगर अपन नॉर्मल सीटेन की बात करें तो नॉर्मल सीटेन को जो सीटेन नंबर असाइन किया गया है वो 100 का है। तो यहाँ पे जो नॉक रेजिस्टेंस है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है अपने केमिकल कैरेक्टरिस्टिक पे, साथ ही अपने ऑपरेटिंग और डिजाइन कंडीशन ऑफ इंजन पे। तो सीटें जो अपना अल्फा नॉर्मल सीटेन है उसकी जो नॉकिंग इंटेंसिटी है वो बहुत ही अच्छी है, जो नॉक रेजिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जो अल्फा मिथाइल नेप्थेलिन है उसका बहुत ही कम होता है, ठीक। अब जो इग्निशन डिले जो है वो प्राइमरी फैक्टर है यहाँ पे, तो इसलिए अपन ने इग्निशन डिले के टर्म्स में बात की कि नहीं यार इग्निशन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यहाँ पे सेम होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे अपन बात कर रहे थे नॉकिंग इंटेंसिटी की, नॉकिंग टेंडेंसी की, तो वहाँ पे कंबशन एंड ऑफ कंबशन के टाइम पे ये ऑटो इग्निशन हो रहा था, डिटोनेशन वहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हो जाता है। तो नॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है वो डीजल की अपन इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल कंपाउंड्स, जैसे एमाइल नाइट्रेट अपने पास एक कंपाउंड होता है जिसके एडिशन से अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, या फिर इथाइल नाइट्रेट को अपन ऐड कर सकते हैं, या फिर ईथर का अपन एडिशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे अगर अपने को सीटेन नंबर को मेजर करना है, तो सीटेन नंबर को मेजर करने के लिए जो टेस्टिंग की जाती है वो होती है CFR डीजल इंजन में, या फिर इसको अपन कहते हैं रिकार्डो सिंगल सिलेंडर इंजन। CFI इंजन में इसका होता है टेस्टिंग, या फिर इसका एक और नाम होता है रिकार्डो सिंगल सिलेंडर इंजन, जहाँ पे अपन वेरिएबल कॉम्प्रेशन का यहाँ पे यूज करते हैं। जो टेस्ट की कंडीशंस है वो कंडीशन होती है अपनी इंजन की जो स्पीड होगी वो होती है जनरली 900 आरपीएम की। 900 आरपीएम अपन इंजन की स्पीड देते हैं। जो इग्निशन डिले होता है, इग्निशन डिले अपन देते हैं यहाँ पे 13 डिग्री का। जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। जो इनलेट एयर का होता है वो 30 के आसपास होता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो टेस्ट फ्यूल है, टेस्ट फ्यूल को अपन सबसे पहले इस इंजन में अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन उसको यूज किया जाता है। फ्यूल पंप डिलीवरी को अपन इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि पर्टिकुलर फ्यूल एयर रेशियो जो है वो अपने को मिल सके। इंजेक्शन टाइमिंग को एडजस्ट किया जाता है जिससे कि अपने को इंजेक्शन एडवांस मिल पाए 13 डिग्री का। फिर अपन कॉम्प्रेशन रेशियो को वेरी करते हैं जिससे अपन इग्निशन डिले को कम या ज्यादा कर सकते हैं अनटिल अपने को एक पोजीशन मिल जाए जहाँ पे अपना कंबशन जो है स्टार्ट होता है। जैसे ही अपनी ये पोजीशन मिल जाती है, टेस्ट फ्यूल को अपन 13 डिग्री का इग्निशन डिले यहाँ पे दे देते हैं। फिर अपन सीटेन नंबर निकालते हैं अननोन फ्यूल का। अब उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन कॉम्प्रेशन रेशियो को नोट करते हैं इस 13 डिग्री डिले के लिए, और फिर इसको रेफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट। कुछ चार्ट्स अपने पास अवेलेबल होते हैं जिसके हेल्प से उसको फाइंड आउट किया जाता है। एक्यूरेसी के लिए जो दो रेफरेंस फ्यूल ब्लेंड है उसको अपन 5 सीटेन नंबर से ज़्यादा वेरी नहीं करते, जिससे कि अपना एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी मेंटेन यहाँ पे रह सके। कॉम्प्रेशन रेशियो को जो है वो वेरी किया जाता है हर एक ब्लेंड के लिए, जिससे कि अपने को एक स्टैंडर्ड इग्निशन डिले जो कि अपना 13 डिग्री का इग्निशन डिले है वो अपने को कंटिन्यूसली मिलता है, और अपने को सीटेन रेटिंग जो है वो यहाँ पे मिल जाती है, ठीक। तो ये तो थी अपने नॉर्मल फ्यूल्स की बात कि नॉर्मली अपने जो फ्यूल्स है वो अपन कैसे यूज कर रहे हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज अपन ने देखी हुई है। अगर तुम हाई स्पीड डीजल इंजन की बात करो तो वहाँ पे सीटेन नंबर होता है अपना 50 से लेके 60 तक का। 50 to 60 अपना हाई स्पीड डीजल इंजन के लिए सीटेन नंबर होता है, 25 to 45 लो स्पीड इंजन के लिए होता है,
नॉर्मली डीजल फ्यूल की जो रेंज होती है वो 40 से 55 तक की होती है। तो ये अपने पास C10 18 जो है, C10 18 हो गई, ऑक्टेन 18 हो गई, जो अपने नॉर्मल फ्यूल है उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, और उसका जो प्रिपरेशन था वो प्रिपरेशन अपन ने यहाँ पे देख लिया। अभी इसके बाद जो है, इसके बाद अपन देखेंगे कि इसके अलावा ये तो कन्वेंशनल फ्यूल हो गए, पेट्रोल और डीजल, जो कि अपन यहाँ पे यूज करते हैं, जो कन्वेंशनली यूज किए जाते हैं। अपन इसके बाद देखेंगे कि इन दोनों के अलावा कौन से ऐसे फ्यूल्स है जिनको अपन यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, जिनको अपन अपने इंजन के ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपना जो सेकंड पार्ट है वो है अपना ऑल्टरनेट फ्यूल्स का, जहाँ पे अपन बात करेंगे अल्कोहल्स के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, बायोडीजल के बारे में, और नेचुरल गैस के बारे में। तो उनको कैसे यूज किया जाता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या उनके पर्टिकुलर एडवांटेजेस है, क्या उनकी लिमिटेशंस है, इसके बारे में अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में अब बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।